मजदूर को बंगाल से न ला करके अपने क्षेत्र का लिया जाए तो क्या ये काम हो सकता है कि नहीं? एक सोचने का मकाम है। जब ऐसा हो सकता है तो इस कार्य को हम जब रोड बनाना चालू करेंगे, सड़क बनाना चालू करेंगे, बिजली का काम होगा, सड़क का काम होगा, स्कूल का काम होगा, हॉस्पिटल का काम होगा, कॉलेज का काम होगा, यूनिवर्सिटी का काम होगा, और ये सारा काम हमारे ही क्षेत्र के मिस्त्री, हमारी क्षेत्र के लेबर, हमारी क्षेत्र के ठेकेदार करेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा। और जब मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। आज हम पहुंचे हैं प्रखंड बैसा के अंचल कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है अमोई विधानसभा के एआईएम प्रवक्ता श्री मौलाना गुलाम रब्बानी साहब। आइए गुलाम रब्बानी से कुछ बातचीत करते हैं। सर, आज आप अंचल कार्यालय पहुंचे, इसका खास मकसद? और ख़ास मकसद ये है कि अभी ये बैसा प्रखंड के पास में जब आगे बढ़िएगा तो रायबर पंचायत है। रायबर पंचायत में एक गांव है हरिया जी। उस गांव में मैं गया तो बहुत सारे घर उसमें विलीन हो गए हैं। मैंने उसका जायज़ा लिया। फिर मैंने लोगों से कहा कि क्या आपको प्रशासन की तरफ से, अपने प्रखंड की तरफ से कुछ राहती सामग्री कुछ आई है? लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो पिन्नी से घर बनाया है वो पिन्नी भी हमने खुद से ही खरीदी है जी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। तो आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन वो ज्ञापन वगैरह सौंपा है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, समझे ना कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग अपने इत्मीनान से रहिए और मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने अपने लेटर पेड पे अभी ज्ञापन से नहीं आया था, सर से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको देखिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए प्रीमियम दे सकता हूँ। सर की तरफ से आपको अपनी प्रखंड जो अंचल अधिकारी से आप मिले तो उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन क्या, उन्होंने ये कहा कि देखिए सर, अब हम लोग के पास तो पावरलेस हो गया है, हमारे पास कोई पावर है नहीं, जो भी होता है ऊपर से ही होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने मजदूर भी वैसे ही बनाया है, ऊपर के लिए बनाया है, पर आपको सिर्फ इतना मैं सूचित करने आया हूँ कि यहाँ ऐसा ऐसा मामला हो गया है। आप जाकर इसको जाँचिए, देखिए क्या मामला हैं। इससे अभी कुछ घर बचे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी सी अभी मेहनत की जाए तो वो घर महफूज हो सकते हैं। जब उजड़ जाता है चमन, फिर उसके लिए फिक्र करने से क्या फ़ायदा? तो जो चमन बचा हुआ कम से कम उसके लिए तो कुछ फिक्र की जाए। मैंने यही कहा उनसे। सर ने कहा कि ठीक है, देखिए आप भी करिए और हम अपने एतबार से भी जो भी होगा हम करें। सर, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप क्षेत्र के लगातार बदहाली को भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस अनुपात में यहाँ इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, क्या वर्तमान में उस तरह का विकास दिख रहा है? देखिए, आप लोग तो जब से हम प्रवक्ता बने हैं पीछे ही लगे पड़े हैं। जाहिर सी बात है, इस चीज़ का बयान मैंने कई बार जिक्र किया है। वर्तमान में आपके पास विकास क्या है? सड़क, जैसे सड़क है, भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप जाके देखिए, जो रोड आज बनाया जा रहा है 15 दिन के बाद फिर रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ लूट खसोट का मामला है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे इलाके का शोषण किया, हमारे इलाके का इस्तेसाल किया है। चाहे वो नदी का किनारा ले लीजिए, चाहे वो किसी का घर ले लीजिए, चाहे वो किसान के लिए खेती ले लीजिए। प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में? अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम अपने क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने की कोशिश करें। रोज़गार पैदा करने के बाद सबसे हम टारगेट बनाएंगे। देखिए, भी किसी भी चीज़ को आप सबसे पहले हदफ बनाना होता है, निशाना, टारगेट। अमोई विधानसभा एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लगातार कटान चल रहा है। पिछले साल हमारे विधायक जी ये भी इस पर कुछ चर्चा किए थे, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर लगातार कटान हो रहा है, लोग पलायन होकर दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर हम जो कहेंगे, ये छापिएगा, एडिट तो नहीं कीजिएगा ना? नहीं, आप जो आपने सवाल किया है, एडिट तो नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं। अगर एडिट नहीं कीजिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए पूरा। आप मुझे बताइए कि आपके इस अमोई विधानसभा को बाढ़ प्रभावित वो मुतासिरा इलाका करार दिया गया है? हाँ, ये सच बात है कि बाढ़ पीड़ित होने के बावजूद इस क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं किया गया, जबकि यहाँ काफ़ी लोग बाढ़ पीड़ित मतलब बाढ़ के प्रभाव से प्रभावित हुए। तो जब प्रभावित लोग हुए हैं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो आपके एमपी साहब, एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? इसका जवाब तो उनको चाहिए ना कि भाई जो प्रभावित लोग हैं, जो मुतासिर लोग हैं, नदी की जद में आने के बाद लोग पलायन करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको जिक्र किया कि हरिया में लोग कटान में आने के बाद अपना घर ऐसे बनाए जैसे पिन्नी से। और मैंने पूछा ये पिन्नी आपको कहाँ से मिली? तो कहा कि हमने अपने खुद से खरीदी है। यानी एक प्लास्टिक का भी इंतजाम नहीं। और इंतजाम कैसे किया जाएगा जबकि उसको सुखाड़ घोषित कर दिया गया है, जबकि बेहतर घोषित कर गया है। अच्छा इलाका है, हमारे एमपी साहब के लिए बहुत अच्छा इलाका है, खूबसूरत है, सुंदर है। तो उनकी नज़र में तो मेरे ख्याल में दिल्ली फेल है सीमांचल के ताल्लुक से। सर, आपकी
पार्टी जीत रही है, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी इस बार जीत रही है? 100% लोगों को जो धोखा दिया गया है, जो जालसाजी की गई है, जो मक्कारी और अय्यारी की गई है, मैं आपको यकीन दिलाऊं सारे लोग इस बात से वाकिफ हो गए हैं। अब उन लोगों के धोखाबाजी, जालसाजी, मक्कारी और अय्यारी में अब लोग नहीं आने वाले। जनता को ये लोग बुद्धू बना करके, बेवकूफ बना करके, धोखा दे करके, समझ रहे कि नहीं, भिड़की दे करके, जिसको बोलते हैं हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है कि मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं फलना काम करूंगा, मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। तो आपकी पार्टी की क्या मैनिफेस्टो है? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो यही कि सबसे पहले रोजगार, उसके बाद हम स्कूल और कॉलेज और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का इंतजाम करेंगे। जिस तरह से आज एक मैं आपको मिसाल उदाहरण बतौर बताऊं, अभी मैं लमसम इलाके का तो भ्रमण कर ही रहा हूं, जहां भी जाता हूं। अभी कल मैं 12 ईदगाह हमारे क्षेत्र में है, रोड से पश्चिम साइड में, अमर ब्लॉक में, 12 ईदगाह है, वहाँ मैं गया। मैंने कितने घर की आबादी है यहाँ पे, बोला कि पूरे क्षेत्र पंचायत में लमसम 9-10 बस्तियाँ हैं। बोले स्कूल कितना है? बोला एक स्कूल। बच्चे कितने जाते? बोले 700-800। 700-800 बच्चे स्कूल में जाते पढ़ने के। स्टाफ कितने? बोले 4। बोले वाह रे वाह, क्या हमारे भी लोग हैं। हाँ, बात पूरी सुनिएगा, क्या लोग हैं भाई। यानी कि 400-500 बच्चे स्टूडेंट्स और स्टाफ कितने? 4-5। तो क्या वो संभाल देंगे? अब आप सोचिए कि ये धोखा हो रहा है कि नहीं। 1 बीघा खेत में जहाँ रोपा गाड़ने के लिए 10 मजदूर 8 मजदूर की जरूरत है, 2-3 मजदूर से गाड़ी है तो रोपा होगा। सर आप बताइए उस बच्चे का। आपसे पूछा गया कि आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो क्या है? हाँ, तो वही मेरा मैनिफेस्टो है कि उन लोगों ने जो बच्चों का उज्जवल खराब करने की कोशिश की है, वो उज्जवल भविष्य न दे करके, बल्कि उनकी ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। हर गांव में स्कूल देने की कोशिश करूंगा, स्कूल में अच्छे स्टाफ देने की कोशिश करूंगा। जो मिडिल स्कूल है उसे हाई स्कूल बनाऊंगा, मगर ये नहीं करूंगा कि मिडिल स्कूल के ही स्टाफ को हाई स्कूल में भेजा जाए। सर, एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोग काम के लिए बाहर पंजाब, दिल्ली, मेरठ में काम करते हैं। क्या आपकी पार्टी जीतती है तो इसके लिए कुछ कारगर उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। आपको एक उदाहरण बतौर चीज़ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जब कोई रोड कभी कभार साल में 1 आध बार अगर कोई रोड बन जाता है, तो यहाँ पर जानते हैं मिस्त्री कहाँ से आते हैं और लेबर कहाँ से? बंगाल से। क्यों? वो 100-150 रुपये मजदूर है। कितने का? 100-150। खाना पूरा करना है भाई। हाँ ठीक है जी, ये जी जहाँ 50 लगना चाहिए वहाँ 100 लग रहा है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 100-150 में 100-150 का वो मजदूर होता है। अगर उस मजदूर को बंगाल से न ला करके अपने क्षेत्र का लिया जाए तो क्या ये काम हो सकता है कि नहीं? एक सोचने का मकाम है। जब ऐसा हो सकता है तो इस कार्य को हम जब रोड बनाना चालू करेंगे, सड़क बनाना चालू करेंगे, बिजली का काम होगा, सड़क का काम होगा, स्कूल का काम होगा, हॉस्पिटल का काम होगा, कॉलेज का काम होगा, यूनिवर्सिटी का काम होगा, और ये सारा काम हमारे ही क्षेत्र के मिस्त्री, हमारी क्षेत्र के लेबर, हमारी क्षेत्र के ठेकेदार करेंगे, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ लोग जाते हैं पलायन करके सिर्फ रोजगार तलाश करने के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ बच जाएगा। और जब स्कूल का काम होगा, बच्चे पढ़ेंगे, जब एजुकेटेड होंगे तो बच्चे को लाइफ और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये काम होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने आप में जुगाड़ में फिट हो जाएंगे, रोजगार में लग जाएंगे। सर, लगातार आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको देखा है तो एआईएम की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर आप कोई मेहनत कर रहा है तो मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कर रहा है। क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि गुलाम रब्बानी साहब लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या सर आपको लगता है यदि पार्टी किसी कारणवश आपकी टिकट काट देती है या आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप उस समय क्या करेंगे सर? टिकट काट देती है का मतलब हुआ कि पहले मिल गई है, या टिकट नहीं देती है का मतलब है कि मेरा वादा मुआहदा हो गया है। जी। मेरा कोई वादा नहीं, कोई मुआहदा नहीं। मैं ये जितना भी काम कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कर रहा हूँ। मुझे टिकट से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आला कमान का जो फैसला होगा, अगर मुझे समझाया जाएगा लाइफ को 5 मुझे मिल जाएगा, ठीक, और नहीं भी मिलेगा तो मैं जैसे आज काम कर रहा हूँ वैसे हमेशा काम करता रहूँगा। सर, पहले चरण में 32 सीटों का ऐलान किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो क्या सर आपको लगता है कि 32 सीटों में आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? 20+। पूरा श्योर है आप? हाँ, मैं तो श्योर हूँ। अमर विधानसभा में कितनी रेशियो रहेगी आपकी सर? हाँ, अमर विधानसभा में वो दोनों वन साइड होंगे और हम अकेले एक तरफ होंगे। जी, आपकी टिकट मतलब कंफर्म है कि आप टिकट निकाल रहे हैं? नहीं, टिकट हमारा टिकट मतलब सीट विधानसभा निकाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सीट निकाले, ये श्योर है एकदम। 100 नहीं बल्कि 500% श्योर है इंशाल्लाह। और अमर कहिए क्यों, आप इसमें एक सवाल कर सकते हैं क्यों? वो इसलिए कि लोगों के जहन में ये बात बस गई है कि इस वक्त हमारे हर ताल्लुक से, और 5 तारीख के बाद तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो भी बिल्कुल रौ में आ गए हैं। उन्होंने भी समझ लिया है कि 5 तारीख में ये राहुल गांधी ने क्या खेल खेला है।
समझ रहे कि नहीं। तो इससे हमारे बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ आ गए हैं। अब हमारे अमोर विधानसभा में एक ही आवाज़ फैल रही है कि बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से छुरा घोंपती है, लिहाजा हम दोनों से अलग होकर के अपनी MIM पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए पूरे विधानसभा में ये हंगामा बरपा है कि इस बार MIM ही है। MIM सर आपकी पीठ मतलब विपक्ष की तरफ से लगातार आपका आरोप लगा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप है कि आप भाजपा के बी टीम, कितनी बात सच है कि आप भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? देखिए ये सवाल तो कई बार मेरे साथ इंटरव्यू में हो चुका, फिर आपने किया, फिर मैं आपको बता दूं, बी फ्रॉम बेनिफिट, मैंने कहाँ बेनिफिट पहुँचाया भाजपा को, आप बताइए। अभी लोग विपक्ष का आरोप है तो यूँ समझ लीजिए कि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो आप उनकी जहालत पे मबनी गुफ्तगू है। इसलिए कि अंधेरे में लाठी चलाने से क्या पता कि शिकार मेरे पास हाथ में आ भी रहा है कि नहीं, या फिर उनके साथ एक परेशानी और भी हो सकती है। जब इंसान खोखला जाता है ना तो उसकी आँख की जो बत्ती जलना बंद कर देती है या फिर एक तार उसका खिसक जाता है तो वो ऑल फोल पकने लगता है, अनाप शनाप बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, दाएं बाएं बोलता है, यानी इधर से उधर ये चलता रहता है। अब वो बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है चाहे वो अनपढ़ गंवार जाहिल है या फिर नहीं तो उसका एक तार खिसक गया है। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो चाहे आप मुझसे किराया लेकर के आप रांची पहुंच जाइए, और नहीं तो आप हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, वहाँ कुछ देर आप तालीम और एजुकेशन हासिल करें। सर एक सवाल और है कि इस बार क्या आपकी पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ेगी, क्या मीम और भीम का नारा बदलेगा या नहीं? नहीं, भीम का नारा तो बिल्कुल हमारा रहेगा ही रहेगा। मीम जैसे कि भीम से मुस्लिम, हाँ ठीक, और सर जैसे कि भीम से दलित आ जाते हैं, हाँ। तो बाकी बीच का जो हिंदू वोटर है, तो क्या उसकी वोट की आपकी ज़रूरत नहीं है आपको? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए एक नारा होता है मान के चलिए कि मीम और भीम मिलके जिम हो जाता है, जी हाँ, और जो जिम हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो जम जाता है। अब ये मीम और भीम जब हम दोनों अपने आपस में इनको टुकड़ा करके बांट करके लोग हमारे ऊपर शासन करने की कोशिश कर रहे थे। हम संविधान के तहत गुफ्तगू करते हैं, आपको पता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कोई भी गुफ्तगू करते हैं 90 तुले जुमले में करते हैं। ये संविधान आपको किसने दिया? तो आप उसको नहीं मानेंगे? माना पूरा देश मानता है उनको, जब पूरा देश मानता है और हमने अगर उनका नारा तो है भीम और मीम का। भीम से मुराद है कौन? भीम से तो अम्बेडकर हो गए। तो जब अम्बेडकर को हम नहीं मानेंगे, सर जनता के बीच में ये है ना, भीम का मतलब जनता के बीच में ये संदेश दिया है कि भीम मतलब हो गया दलित, वो मतलब वो निकालेंगे। अब मुझसे पूछ के मतलब मैंने नाम रखा है अपने बेटे का शादान, तो मुझसे ना माना पूछिएगा, अपने मन से आप मना लगा दीजिएगा। भीम का मतलब ये यही है, मेरा मफहूम, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा संविधान वो बनाया, और पूरे भारत के लोगों को मैं कहूँगा कि अपनी पार्टी के साथ मीम भी जोड़ दीजिए आप, और भीम भी जोड़ दीजिए। जब तक मीम और भीम नहीं जोड़िएगा तो जमहूरियत का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम तो यही ना कहते हैं भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा, तो फिर हमें साइड क्यों कर रहे हो भाई? मीम भी बोलो, भीम भी बोलो, सारा हिंदुस्तान बोलो, क्या दिक्कत है उसमें? और हमने मीम और भीम का नारा लगा दिया तो ये मतलब थोड़ी होगा कि सिर्फ दलित ही है और सिर्फ मुस्लिम ही है। हमारा कार्ड देखिए, कोई किसी भी क्षेत्र में देखिए, हमारा ओवैसी हॉस्पिटल है, कोई भी पहुँच जाता है। हमने कभी कहीं पे ये कहा है कि आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मीम और भीम के लिए है, या वो कहीं पे कोई ऐसा मुस्लिम पहुंच जाता है जाके सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, या अगर टिकट का भी बंटवारा होता है तो कहीं पे आपने देखा है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ही टिकट दिया है? नहीं, हमने अपने आप को, अच्छा इससे पहले भी एक नारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब ने दिया था, क्या ऐसा है लोग हमको ये कहते हैं कि हम गठबंधन में नहीं आते हैं, हम लोगों ने गठबंधन का ऐलान किया, तो क्या हम उनके साथ नहीं आना चाह रहे? तो फिर ऐलान क्यों किया भाई? और जब आप हमारे लेना नहीं चाह रहे तो फिर आप मुझे कहते क्यों थे पहले कि वो आना नहीं चाह रहा है, वो आना नहीं चाह रहा है, वो आना नहीं चाह रहा है, और जब हमने आने के लिए अलाउ कर दिया, ऐलान कर दिया, तो अब आप साइड हो गए। तीसरा मोर्चा जनता के बीच में मतलब एक चुनावी नया माहौल बना है, जो कि 3 पार्टी एक साथ आ रही है, जन अधिकार पार्टी और जीतन राम मांझी की हम और AIM। तो सर क्या लगता है कि इस गठबंधन में अगर गठबंधन बनती है तो इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत जोरदार पड़ेगा, बहुत जोरदार, इसलिए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और जितनी पार्टियों का नाम आपने गिनाया है वो सारी पार्टियां मिलकर मेहनत कर रही है। अब ये होगा या नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर हो जाए तो बिहार की ही भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।